अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर काजी अंसर अली और होम्योपैथिक मेडिसिन्स की है जो हमने सीरीज़ शुरू की है। अल्फ़ाबेटिकली हम चल रहे हैं और जी से हमने स्टार्ट किया, जी में मुकम्मल किया, उसके बाद हम एक्स पर हैं, वाई को मुकम्मल किया। अब एक्स की जो पहली मेडिसिन बड़ी इम्पॉर्टेंट, बड़ी नेगलेक्टेड मेडिसिन, जिसको बड़ा कम आप देखने में और यूज़ करने में सुनते हैं और यूज़ कम करते हैं, इसका एक्स-रे। जी हाँ, ठीक सुन रहे हैं आप। एक्सरे, ये वो एक्सरे नहीं जो आप हड्डी टूटने पर करवाते हैं, ये वही एक्सरे है जिसकी मेडिसिन बनी है। तो मेडिसिन कैसे बनी, क्या इसका रोल है, कैसे ये काम करती है, हम इसको देखते हैं। तो जैसे मैं आपको बताया था कि विलियम बॉर्क्स का मटेरिया मेडिका मैं फ़ॉलो करता हूँ ज़्यादा, और डॉक्टर जॉर्ज विथोल्कस और एलन, इनके मटेरिया मेडिका से हम हेल्प लेते हैं और हम डिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन को। तो आज की मेडिसिन ख़ासकर डीएचएमएस और बीएचएमएस के स्टूडेंट्स के लिए एक गिफ्ट है, जो कि ज़्यादातर ना यूज़ इसका बताया जाता है, ना ये मटेरिया मेडिका में मिलती है। एक्सरे एक एंटीसोरिक, एंटीसाइकोटिक, एंटीसिफिलिटिक, एंटी ट्यूबर, एंटी कैंसर मियाज़म रखती है अपने अंदर। यानी इतनी गहरी मेडिसिन है कि तमाम मियाज़म को टच करती है, और इसका जो मेन मियाज़म रहता है वो साइकोटिक रहता है, क्योंकि इसमें जो थीम है इसका वो कॉन्स, इचिंग, वाइट्स, विटिलिगो, ये जिल्द की अमराज, मस्से वगैरह मौके ये आपको बॉडी में मिलते हैं। तो बड़ी फास्ट और डीप एक्टिंग मेडिसिन है। डीप एक्टिंग है, अपना टाइम लेती है, पेनिट्रेट करती है सेलुलर लेवल पर और फिर रिजल्ट देती है। इंटरकरेंट रेमेडी के तौर पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा इंटरकरेंट रेमेडी क्या होती है। ग्रेड 1 चिली पर्सन जो होते हैं ग्रेड 1 के, जिनको ज़रा सर्दी महसूस होती है, उनकी ये रेमेडी है। अच्छा, सबसे पहले जैसे स्टार्टिंग में हम देखते हैं, जब भी कोई हम मेडिसिन पढ़ते हैं उसका मोड ऑफ एक्शन, उसकी फार्माकोलॉजी, उसका क्या है। तो एक्सरे यूज्ड इनविजिबल electromagnetic energy beams to produce image of internal tissues, bones and organs on a film or digital media. X-rays have gamma rays which are heavy but short length waves pass through our body used to medical diagnosis of tumors and bones. जब हम एक्सरे करवाने जाते हैं तो एक्सरेज की जो गैमा रेज हैं वो हमारी बॉडी के थ्रू पेनिट्रेट करके पास हो जाती हैं, गुजर जाती हैं, और जो सॉलिड होता है उसकी, हमारी बोन्स की, उसकी इमेज एक हमें दे देती हैं। तो इनका फंक्शन था, कैसे ये मेडिकल में यूज़ होती हैं। दीज रेज एब्जॉर्ब्ड इन आवर बॉडी एंड कैन डैमेज आवर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, कैन डैमेज आवर बॉडी सेल्स like skin burn, loss of hairs and skin cancer, etc. These are the negative effects of X-rays, but in homeopathy, when we use this remedy by a process of a vial of alcohol exposed to the X-rays, which to absorb the energy and attributes of X-rays. It proved by Bunford, डॉक्टर बनफोर्ड ने इसको जो है वो प्रूव किया। नाउ बाय दिस ड्रग वी कैन सेव द ह्यूमैनिटी बाय द बैड इफेक्ट्स ऑफ एक्स-रेज. It has the property to stimulate cellular metabolism, arouse the reactive vitality mentally and physically. A big remedy of suppression in a homeopathic. होम्योपैथिक के अंदर सप्रेशन की बड़ी अच्छी दवाई है। जैसे हम सल्फ़र का 1 डोज दें तो उसके सिम्टम बाहर आना शुरू हो जाते हैं पेशेंट के, इसी तरह एक्सरे भी लाइक सल्फ़र काम करती है, और जो सप्रेशन होती है बाज़ का वो सामने आ जाती है उसको देने से। इट ब्रिंग्स टू surface like sulfur. It covers almost all miasm like psora, psychosis, syphilis, tuber and cancer. So it is also used as intercurrent remedy or a main remedy in progressing disease where the found advanced pathology. जब मर्ज़ एक म्याज़म से दूसरे म्याज़म में ट्रांसफ़र होता है, सोरा से लेटेंट सोरा, फिर साइकोसिस, सिफिलिस, कैंसर में बदल जाता है, तो मर्ज़ जैसे जैसे प्रोग्रेस करता है वैसे ही वो डिज़ीज़ बदलती रहती है, उसके सिम्टम बदलते रहते हैं, तो पैथोलॉजी बढ़ती रहती है। वहाँ पे हमें कोई एक रेमेडी का सहारा नहीं लेना पड़ता, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी के साथ फौरी तौर पर वो मेडिसिन भी देनी होती हैं जिससे डिज़ीज़ को कंट्रोल किया जा सके। तो वहाँ पर ये इंट्राकरेंट रेमेडी के तौर पे काम करती है। इंट्राकरेंट रेमेडी क्या होती है, ख़ासकर डीएचएमएस स्टूडेंट इसको समझें, जब आप प्रैक्टिस में जाएंगे, जब आप एक पर्टिकुलर रेमेडी दे रहे हैं
किसी पेशेंट को, और एक मौका आता है कि वो रेमेडी पहले काम कर रही थी, उसी पेशेंट को रिलीफ दे रही थी, मगर बाद में वो प्रोग्रेस नहीं कर रही, रिलीफ मज़ीद नहीं मिल रहा, वहाँ पर रुक सा गया है, तो आपको वो दवाई रोक कर एक इंट्राकेंट रेमेडी, मैं पहले ट्यूबरकुलोनम यूज़ करता था, वो देने के बाद जब मैं दोबारा वही दवाई देता था तो वही दवाई बेहतर काम करती थी, रिज़ल्ट बहुत अच्छे हो जाते थे। इसी तरह एक्सरे ट्यूबरक्लोनम की तरह काम करती है। अगर आप दवाई रोक कर इसकी एक डोज दें और एक दिन कोई दवाई ना दें, नेक्स्ट डे जब आप दोबारा दवाई शुरू करेंगे तो बड़े अच्छे नताइज सामने आएंगे। तो ये बात बड़ी अहम है इसकी, ये याद रखिएगा। अच्छा, इट इज़ आल्सो सेट द डायरेक्शन ऑफ ट्रीटमेंट। क्या होता है, बाज़ का ट्रीटमेंट का डायरेक्शन सेट कर देती है, इतनी अहम मेडिसिन है। कैसे करती है? आज हो सकता है आज का लेक्चर सुनने के बाद इसको कोई डॉक्टर जो अभी डॉक्टर बने हैं DHMS करके, वो इसको यूज़ करें, वो इसको किसी ख़ास मकसद के लिए दें, जैसे मैं आगे बताऊंगा, नींद के लिए, रोमेटिज़म के लिए या ओलिगोस्पर्मिया के लिए दें, तो अचानक मरीज़ की ख़ारिश बाहर आ जाए, उसे बॉडी पे, स्किन पे ख़ारिश होने लग जाए, तो परेशान नहीं होना। उसने क्या किया, उसने जो सप्रेशन हुई हुई थी किसी वजह से सोरा की, वो उसको आपके सामने एक्सपोज कर दिया। अब आपको बल्कि शुक्रिया अदा करना चाहिए इस रेमेडी का कि उसने एक चीज़ से आपको दो शिकार करके दिए। जो मर्ज़ छुपा हुआ था, जिसकी वजह से मज़ीद अमराज जन्म लेने थे, वो भी ज़ाहिर हो गया, बाहर आ गया। तो हम इसको जारी रखेंगे, ये अच्छी निशानी है। अब ट्रीटमेंट का ये डायरेक्शन सेट कर देती है। एक तो मैंने ये बयान किया था। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन पेन, रूमेटिज्म, डिस्ट्रेसिंग पेन, स्पेशली मल्टीपल एक्सपोजर ऑफ एक्सरे एंड केमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी। बहुत ऐसे लोग जो बार बार जोड़ों के दर्द के लिए एक्सरेज या कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी वगैरह लेते हैं, CT स्कैन वगैरह करवाते रहते हैं, तो वेव्स पेनिट्रेट कर जाती हैं, उसके बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उस वजह से कोई और प्रॉब्लम भी आ सकती है स्किन की। तो उन इफ़ेक्ट्स को दूर करने के लिए भी ये यूज़ होती है। It is also used to eliminate the bad effects of X-rays, radiotherapy, chemotherapy, or any radiation. Work well on sexual gland, atrophy of the ovaries and testicles, sterility, infertility, oligospermia, where insufficient spermatoza in semens. ये बड़ा अच्छा काम करती है सेक्सुअल ग्लैंड पर, मेल फीमेल दोनों। जब एट्रोफी आ जाए, वो अज़ा हमारे, चाहे ओवरीज हों, चाहे मेमरी ग्लैंड या अपना ब्रेस्ट हो, वो सुकड़ जाएं, उनमें सुकड़ाव आ जाए, सायरोसिस टाइप कंडीशन हो जाए, कैंसरस टाइप कंडीशन हो जाए, तब ये बड़ा अच्छा काम करती है। ओलिगोस्पर्मा, जहाँ पे फ्यू स्पर्म काउंट आता है, अच्छा स्पर्म काउंट नहीं होता, वहाँ पर ये बड़ा अच्छा काम करती है। It is also tighten the sexual pairing and can increase the chances of a male baby by working on X chromosomes। क्योंकि ये एक्स-रे है, तो जैसे हमारे क्रोमोसोम्स X और Y होते हैं, तो X क्रोमोसोम्स को स्टिमुलेट करती है और मेल बेबी के चांसेस बढ़ा देती है। ये एक इसका बड़ा अच्छा इस्तेमाल है होम्योपैथिक के अंदर, जो बताया नहीं जाता। इसको आप अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ करना चाहते हैं, जिसको मैं आगे बयान करता हूँ, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। स्टिमुलेट करती है एक्स क्रोमोसोम्स को। चेंजेस टू टेक प्लेस इन द ब्लड, लिम्फेटिक एंड बोन मैरो, एनीमिया एंड ल्यूकीमिया और ब्लड कैंसर। जैसे ये बॉडीज़ के सेलुलर लेवल पर और मेटाबॉलिज्म पर काम करती है, पेनिट्रेट करती है, डीप है, DNA तक जाती है, इसी तरह ये बोन मैरो पे काम करती है। और लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक नोड्स, लिम्फेटिक जो स्वेलिंग हो जाती है ग्लैंड्स की, उन पे भी ये काम करती है। इसलिए साइकोसिस में ये इसका बड़ा अहम रोल है। साइकोसिस के अंदर जो चेंजेस आती हैं बॉडी के ऊपर, मस्से, मोके और चंडियाँ पड़ जाती हैं, उनमें काम आती है। वी कैन आल्सो यूज़ this in alopecia, hair fall, eruptions, ulcerations, gangrene, varicose veins, psoriasis, skin cancer, vitiligo, warts, cons and न्यूरोफाइब्रोमा। न्यूरोफाइब्रोमा नर्व्स के ऊपर वो एक गिटलियाँ सी बनना शुरू हो जाती हैं बॉडी के ऊपर। तो चंडियों पर, ये जो फलवैरी है उसके ऊपर, सोराइसिस के ऊपर, स्किन कैंसर, इन कंडीशन के ऊपर, वो बर्न्स, वो स्किन लेयंस जो ठीक ना हो, उनके ऊपर बड़ा अच्छा ये काम करती है। और इसके बाद जी इसका यूज़ हम देख लेते हैं। आल्सो यूज इन इंसोमिनिया एंड कैटनैप स्लीप। कैटनैप स्लीप यानी कि बिल्ली की तरह की नींद,
वो जाग भी रही होती है और सो भी रही होती है, फ़ौरन वो झांक कर देख लेती है। गहरी नींद वो नहीं सोती। इस तरह डीपनेस के ऊपर ये काम करती है, बहरेपन के ऊपर। इट इज़ डीप एक्टिंग रेमेडी विच वर्क ऑन द सेलुलर लेवल एंड DNA, सो आल्सो यूज्ड इन डीपनेस एंड डम्पनेस विच इज़ बाय बर्थ और जेनेटिक और बाय सप्रेशन। बाज़ का क्या होता है कि टीबी की दवाई देने से बाज़ का नज़र चली जाती है, या गूंगा बहरापन आ जाता है, या कोई और अदवायात खाने से, या किसी बीमारी को ठीक किया तो दूसरी बीमारी को पैदा हो गई, बहरापन आ गया, या वो जेनेटिक हो, बाय बर्थ हो, तो उसके अंदर गूंगे बहरे बच्चों के अंदर जहाँ सुनाई ना दे, बहुत अच्छा ये अपना किरदार अदा करती है। बड़ी अहम रेमेडी है विद अदर रेमेडीज़ लाइक ट्यूबरक्लोनम, बेसिलिनम, मेम्फाइटिस, और भी बड़ी रेमेडीज़ हैं। तो वन ऑफ दैम इज़ एक्सरे। इसको मत भूलिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, बड़ी अहम ये चीज़ है। उसके बाद आ जाते हैं जी, वी आल्सो यूज्ड this in genetic engineering to increase the probability of conceiving a male baby along with the other helpful remedies। जैसे मैंने बताया था कि हम इसको मेल बेबी लेने के लिए, कंसीविंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इसका बड़ा एक अच्छा रोल है। इट इज़ very neglected and hidden but very important remedy of homeopathy which have very much potential to prove much of advanced diseases। इस पे बहुत ज़्यादा वर्क देखने को पढ़ने को नहीं मिलता। ये भी मैंने काफ़ी जगह से, वेबसाइट से डाटा देखकर उसको बयान किया है। मटीरिया मेडिका के अंदर कोई ख़ास इसका बताया नहीं गया, क्योंकि एडवांस लेवल की ज़रा मेडिसिन थी और इसको मज़ीद प्रूव होना था, और प्रूव्ड हुई भी है। और मैं तो इसको गाहे बगाहे अपने क्लिनिक पर डेली यूज़ करता हूँ और बड़े अच्छे नताइज लेता हूँ। उस हवाले से जो नताइज मैंने लिए वो मैंने लिख दिए। तो मज़ीद इसकी ज़रूरत है कि इसको एक्सप्लोर किया जाए और इसको पढ़ा जाए, उस पर रिसर्च की जाए। अच्छा, इसका थीम कैसा रहता है, इसकी ड्रग पिक्चर कैसी रहती है, कॉन्स्टिट्यूशन इसका कैसा रहता है, अगर इसको देखना हो कि किस मरीज़ के लिए रेमेडी है। तो लॉन्ग लास्टिंग म्याज़मेटिक सप्रेशन होती है, मल्टी म्याज़म होता है, कम्प्लेक्स म्याज़म जिसे हम कहते हैं, या मिक्स म्याज़म कहते हैं। हमें समझ जब ना आए कि ये मरीज़ किस किस्म का है, ये साइकोसिस का है, सोरा का है, सिफिलिस का है, कैंसर का है, ट्यूबर का है, तो हम उसको यहाँ पर बड़े सेफली यूज़ कर सकते हैं एक्सरे को। सप्रेशन जहाँ पे आपको नज़र आए कि मरीज़ एलोपैथिक अदवायात लेकर आ रहा है और थोड़ी बॉडी के अंदर कोई मर्ज़ छुप सा गया है वक्ती तौर पर, या बाद में उसकी लामत आ रही हैं, तो सप्रेशन के अंदर इसको देने से काफ़ी अच्छे नताइज सामने आ सकते हैं। एडवांस पैथोलॉजी, जब पैथोलॉजी काफ़ी बिगड़ जाए, जैसे ल्यूकीमिया है, ब्लड कैंसर है, ये आ जाए, या स्किन की कोई डिज़ीज़, ऑटोइम्यून डिज़ीज़, स्कैबिज़, ड्राई एक्जिमा, इचिंग, ये बढ़ जाए, तब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। स्किन कैंसर, इचिंग, ड्राई एक्जिमा, वार्ट्स, सोराइसिस, स्टब बर्न्स किस्म के, स्टब बर्न्स कहते हैं ढीठ जो बार बार आ जाएं, रिकरिंग किस्म के, ऑब्स्ट्रक्टिकल्स, वहाँ पर हम इसको दे सकते हैं। तो अब एट्रोफी ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स में दे सकते हैं। इनफर्टिलिटी के अंदर इसका बड़ा अच्छा रोल है। ल्यूकीमिया के अंदर, ब्लड कैंसर, और वर्क ऑन बोन मैरो, बोन मैरो पे बड़ा अच्छा काम करती है, क्योंकि DNA लेवल तक पेनिट्रेट करने वाली मेडिसिन है। माइंड इसका कैसा रहता है, माइंड इसका मेंटल स्ट्रेस रहता है, टायर्ड, सिक और फीलिंग महसूस होती है, वीकनेस रहती है। हेड कैसा है, पेन ऑन द बैक ऑफ हेड बिहाइंड द ईयर्स, कान के पीछे ज़रा दर्द होता है, स्टिफ नेक होती है, गर्दन ज़रा तनाव में होती है, खिंचाव में होती है, एंड क्रैकिंग साउंड और मूवमेंट, जब इसको मोड़ते हैं तो थोड़ी आवाज़ आती है, क्रैक किस्म की आवाज़ जो हड्डियों से आती है। ऑन मूविंग, पेन इन मसल्स ऑफ नेक व्हेन लिफ्टिंग हेड फ्रॉम पिलो, जब हम रात को सोते हैं, सोकर अपना जो गर्दन है उसको उठाते हैं, तो उसमें से थोड़ी सी क्रैकिंग साउंड और पेन फील होती है। इसका जी आ जाते हैं हम माउथ के ऊपर। तो माउथ का जो टेस्ट होता है वो ज़रा मेटेलिक से होता है, टंग ज़रा ड्राई एंड रफ होती है, ब्रूज्ड टाइप, खराश टाइप होती है गले में, जब हम कोई चीज़ निगलते हैं तो गला ज़रा खुश्क सा होता है। GIT स्टोमिक सिम्टम इसके हैं कि नाउजिया फील होता है, भूख कम होती है, लॉस ऑफ एपिटाइट होती है, स्वीट्स की क्रेविंग होती है, मीठा खाने को दिल करता है, क्योंकि गला खुश्क होता है, और भूख नहीं होती मॉर्निंग के अंदर खासकर, नो एपिटाइट। इसके जेनेटल्स पे आ जाते हैं, मेल एंड फीमेल्स, नो सेक्सुअल डिज़ायर्स बट ल्यूड ड्रीम्स, सेक्सुअल डिज़ायर बड़ी कम होती है, या ना होने के बराबर होती है, मगर ल्यूड ड्रीम्स होते हैं, सेक्सुअल ड्रीम्स बड़े रहते हैं, दिमाग में सेक्स होता है, क्योंकि फिज़िकली सेक्स हो नहीं रहा होता, तो दिमाग के अंदर वो
सेक्स के सोच और वो ख्वाब चलते रहते हैं। सप्रेस्ड गनोरिया, फिर ये सप्रेशन की एक और कंडीशन आ गई। जब आपने किसी को ओलिगोस्पर्मिया के लिए ये एक्सरे दी तो सम टाइम उसको पेशाब से पीप सी आना या पीला मवाद आना शुरू हो गया, या इनवॉल्युटरी स्पर्माटोरिया की टाइप की कोई कंडीशन हो गई, तो सप्रेस्ड गनोरिया होता है, वो निकल कर सामने आ सकता है। एट्रोफी ऑफ टेस्टिकल्स एंड ओवरीज, मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर ओवरीज की और या फिर मर्दों के अंदर टेस्टिकल्स की एट्रोफी हो सकती है ओलिगोस्पर्मिया एंड मेंस सीमंस के अंदर। तो उसके बाद एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर जो स्टिफ जॉइंट होते हैं, रोमेटिज्म होता है, जॉइंट पेन होती है। ये रेडियम ब्रोम के अंदर भी होता है। रेडियम भी क्योंकि एक ताबकारी धात है, रेडियो एक्टिव है, और एक्स रेज भी गैमा रेज हैं, तो वो भी रेज से बनती है। इलेक्ट्राइटिस में भी होता है, जो बिजली के ज़रिए हम करंट को पास थ्रू करके ट्रैचुरेशन से तो मेडिसिन बनाते हैं। तो ये तीनों तकरीबन मिलती जुलती हैं। मोडेलिटीज़ क्या हैं जी? इन नाइट, इन बेड, इन आफ्टरनून, ये इसके मसाइल बढ़ते हैं दोपहर के वक्त बिस्तर के ऊपर और रात को। बेटर फील करता है इन ओपन एयर। एंटीडोट इसको किससे किया जाता है? अगर इसकी डोज ज़्यादा हो जाए तो इसको हम नक्स से एंटीडोट कर सकते हैं। नक्स देकर, नक्स ओमिका दें तो एंटीडोट हो जाएगी। इसकी जो कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन निकल कर आती हैं, जो इसके बाद बड़ा अच्छा काम करती हैं या इसके फंक्शन को बढ़ा देती हैं, वो रेडियम ब्राउन और इलेक्ट्राइटिस है। ये कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन हैं जो इसके असर को बढ़ा देती हैं। उसके बाद जी हम आ जाते हैं एक अहम नोट जो मैं आखिर पर देता हूँ अपनी सजेशन के इसको किस पोटेंसी में यूज़ किया जाए। तो एक्सरे इज़ अ क्रॉनिक एंड डीप एक्टिंग रेमेडी। बड़ी पुराने मरीज़ होते हैं इसके, और सप्रेस्ड किस्म के मरीज़ होते हैं, और कम्प्लेक्स मियाज़म के मरीज़ होते हैं, हम उनको जल्दी समझ नहीं पाते, तो ये डीप एक्टिंग रेमेडी होती है। सो डोंट यूज इन फ्रीक्वेंटली, इसको ज़्यादा रिपीट नहीं करना, रेपिटेशन नहीं करनी, क्योंकि डीप एक्टिंग के रिज़ल्ट लेने में थोड़ा सा टाइम लगता है। 1.5 से 2 माह के अंदर भी इसके रिज़ल्ट आ सकते हैं। तो इसकी सिंगल डोज और रिपीटेड डोज 1, एक डोज देकर आप एक डोज रिपीट कर सकते हैं। 30 के अंदर सेफेस्ट है, और 200 में अगर आप दे रहे हैं इसको 200 पोटेंसी, तो आपने ज़्यादा रिपीट नहीं करनी, वेट करना है, या इंटरकरेंट रेमेडी के तौर पे आपने एक डोज दे देनी है। और इसकी जो एक बड़ी अहम ख़ासियत, नक्स आपको पता है कि बहुत बड़ा एक हमारा रेमेडी भी है और बहुत बड़े एंटीडोट है। जब हमने किसी मेडिसिन को एंटीडोट करना होता है तो उसके असरात को ख़त्म करने के लिए हम नक्स देते हैं। तो नक्स को एंटीडोट ये करती है एक्सरे, यानी इतनी बड़ी मेडिसिन एक्सरे डीप एक्टिंग है कि नक्स को भी एंटीडोट करती है और सल्फ़र को भी एंटीडोट करती है। तो ये एक आज का एक पिन पॉइंट था इस मेडिसिन का। तो ये जो मैंने मेडिसिन बताई है बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी निगलेक्टेड और बड़ी अहम छोटी सी मेडिसिन है। इसको हम देकर बहुत से मसाइल हल कर सकते हैं। आज की जदीद दुनिया के अंदर जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, एडवांस पैथोलॉजी आ रही है, उसके अंदर ऑटोइम्यून डिजीज़ के अंदर, क्योंकि इम्यूनिटी को बेहतर करती है, सेलुलर लेवल पर पहुंचने वाली ये मेडिसिन है। तो इसको ज़रूर नज़र में लाएं, इसको प्रैक्टिस में लेके आएँ। इंशाल्लाह आपको इससे भी ज़्यादा सिम्टम मिलेंगे, उनको नोट करें और उसको देखें कि अगर बार बार आप मेडिसिन दे रहे हैं और वो चीज़ें आ रही हैं तो उनको नोट डाउन करें, ताकि उनको ऐड किया जा सके कि ये ऐसे काम करती है। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और शुक्रिया तमाम पिछली वीडियोस देखने का। काफ़ी अच्छे कमेंट्स, बाज़ लोगों की कॉल भी आई पूछने के लिए मुझे, उनका भी शुक्रिया। चैनल को लाइक करने का शुक्रिया। सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकॉन बटन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ द नेक्स्ट वीडियो। होप वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो सून. Stay tuned and God bless you. Allah Hafiz.